नेक्स्ट जो है हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अच्छा, अब इनकी पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे ना, मतलब कि वो इनकम्प्लीटली फील्ड होंगे उनकी ग्राउंड स्टेट में, मतलब उनकी सिंपल स्टेट में या उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब पीरियोडिक टेबल में देखें हम तो जो मतलब कि राइट साइड होती है वहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल्स पड़े होते हैं, लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक यानी कि मेटल्स पड़े होती हैं, सेंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट पड़े होती हैं। और इन डी ब्लॉक एलिमेंट में हम ट्रांजिशन उन्हें कहेंगे जिनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकम्प्लीटली फील्ड है। जिंक और कैडमियम को जैसे कि डी ब्लॉक तो कहा जाता है, ट्रांजिशन नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट सीरीज़ बनी हुई होती है। पहली ट्रांजिशन सीरीज़ किससे स्टार्ट होती है? 3D सीरीज़, मतलब 3D रखने वाले ऑर्बिटल से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होगी। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी यूँ की जाती है जैसे कि मैंने लिखी है N1 S2 N1 P6 N1 D1 to 9 NS1 to 2। मतलब बाकी तो इनकी सिंपल ही होगी, बस दो ही एक्सेप्शंस हैं जो कि मैंने नीचे लिखी हैं। अच्छा, और इनमें कौन से एलिमेंट्स आती है? 1B 2B से 1B 2B 7B और 8B जो है आते हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है? मतलब बाकी तो वैसे ही होगी जैसे कि दूसरों की होती हैं। दो एक्सेप्शंस है। कॉपर में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन वहाँ जाता है जहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल फील करे, तो 3D में जाने से वो ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा था क्योंकि वो 9 थे, तो वो 4s से 3D 9 में चला गया तो 3D 10 हो गया। ये कॉपर 29 का। क्रोमियम की भी एक्सेप्शन है कि वो मतलब हाफ फीट भी जी हो जाए तो काफ़ी ये मतलब कि स्टेबल फील करता है। तो ये 4s से मतलब कि चला गया फिर 3D 4 में तो 3D 5 हो गया, तो ये क्रोमियम 24 का है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ होती हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डायामैग्नेटिक कब कहेंगे? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हमेशा रिपल्जन करेंगे, और जब अनपेयर्ड होंगे और वो अट्रैक्शन करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और नेक्स्ट जो है सर ने मतलब ये फर्टिलाइज़र्स के नोट्स भेजे, तो ये मतलब आप वैसे तो ये लोग मतलब ये लोग कह रही हूँ, ये सिर्फ मतलब कि खुद रीड करने वाले हैं जनरल नॉलेज वाले, ठीक है, तो वो आप रीड कर लेना, इस पर कोई मतलब कि कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि फर्टिलाइज़र्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें आप मतलब कि फसलों में डालते हैं उनकी ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और फिर इसकी टाइप्स बताई गई हैं, इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जो इनऑर्गेनिक होती हैं ये वो हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए जो कि केमिकल तरीक़ों से तैयार हुए होते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होगा वो वाला जिसकी क्रॉप्स को ज़रूरत होगी। फास्फोरस जो है इसमें मतलब कि जो मेन न्यूट्रिएंट होता है फास्फोरस फर्टिलाइज़र में वो फास्फोरस होता है, और जो एफिशिएंसी है फर्टिलाइज़र की वो उसकी फास्फोरस कंटेंट पर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट जो है सर ने शुगर इंडस्ट्री के भेजे थे, ये भी मतलब खुद पढ़ने वाला है जस्ट रीडिंग वाला, तो थोड़ा सा इसका मैं बता देती हूँ कि शुगर क्या है। शुगर एक वाइटल इंग्रेडिएंट है हमारी, मतलब कॉमन लाइफ में अब तो यूज़ होता है, जैसे कि जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक, हर चीज़ में होती है। शुगर इंडस्ट्री जो है इसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग वगैरह मतलब शुगर की शामिल है। और जो 80% मतलब कि शुगर है ना, वो शुगर के गन्ने से आती है। 20% जो है वो शुगर बीट यानी कि चिकंदर से आती है। और जो शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो सेकंड लार्जेस्ट है टेक्सटाइल के बाद। और पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जहाँ पे मतलब कि गन्ना पैदा होता है, 5वें नंबर पे है गन्ना पैदा करने के अतबार से, और शुगर प्रोडक्शन के हवाले से पाकिस्तान 15 नंबर पर है। नेक्स्ट जो है ये सर ने थोड़ा सा बताया था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का और मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशंस का। तो इसका जो है इसका पहले हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे। ये देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाला जो है हम पहले देख लेते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज़ होती है। ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स को पहचानने के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए से, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, ठीक है, स्पिन एनर्जी स्टेट, रोटेशनल एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वाइब्रेशनल वाले में ये वाइब्रेट कर रहा होगा, स्पिन वाले में स्पिन कर रहा होगा, रोटेशनल वाले में ये रोटेट कर रहा होगा। अब इसका स्पेक्ट्रम देखें तो गैमा सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे वीक एक्सरेज है, उससे वीक यूवी है, उससे वीक IR है, उससे वीक माइक्रोवेव है, और सबसे वीक जो है रेडियो वेव है। और एमिशन का फेनोमेना क्या होता है? ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाना, ये एमिशन कहलाता है। नेक्स्ट जो है मतलब कि हम यही देख रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ जो है VIR से कम होगी लेकिन एक्सरे से बड़ी होगी उसे अल्ट्रा वायलेट कहेंगे, और जिसकी वेवलेंथ VIR से बड़ी होगी लेकिन माइक्रोवेव से छोटी होगी, जिनकी माइक्रोवेव से छोटी होगी वो इंफ्रारेड होंगे, और जिनकी एक्सरे से बड़ी होगी वो अल्ट्रा वायलेट होंगी। जो UV होती हैं ये ज़्यादातर सन से आती है, और इंफ्रारेड जो है ये तो मतलब हम ह्यूमन बींग से भी रिलीज़ हो रही होती है। और नेक्स्ट
जो है सर ने बोरोन और एल्यूमिनियम का सॉरी कहा था, तो ये तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सर ने कही थी, तो वो आप लोग देख लेना, वो मतलब के रट्टे वाली हैं, उनमें समझने की बात नहीं है। इसका फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मैं बता देती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 2348 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 4273 के है, डेंसिटी इसकी 2.37 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.04, एटॉमिक रेडियस 85, एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास जो है 10.81 है। एल्यूमिनियम का देख लें 29, एटॉमिक मास 13, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट इसका ये मेल्टिंग पॉइंट 933, बॉइलिंग पॉइंट 2792, डेंसिटी 2.70 पर क्यूबिक मीटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.61 और एटॉमिक रेडियस 125 है। तो ये जो है सारा मतलब पहले वाला तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करवाया, लास्ट पे ये शुगर और फर्टिलाइज़र और इसका जो है ये मतलब कि रट्टे वाला था, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, तो वो थोड़ा सा और रहता है, आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा मतलब सारा फाइनल का हो गया, मतलब जितने भी टॉपिक थे केमिस्ट्री के। तो सही है फिर।